Hello everyone, Jai Mahakal. Welcome back to my channel. So let's continue with another session which is based on my book Let's Speak English. So हमारा जो next topic आता है that is prepositions. अभी तक हम pronouns तक complete कर चुके हैं and now our next topic is prepositions. Prepositions किस लिए use किए जाते हैं, है ना? A preposition is placed before a noun or a pronoun and shows its relation to it. तो prepositions जो होते हैं वो हमेशा noun और pronoun से पहले लगाए जाते हैं जिससे कि वो उनका relation show कर सके. हमें sentences के basis पर देखते हैं कि that how we have to do it. सबसे पहला preposition जो हमारा आता है that is to. To का मतलब हिंदी में होता है को, है ना? Like मैं मुंबई को जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मुंबई. यह किताब मेरी है, मेरे को दो. तो जो को वर्ड होता है ना वो टू बेसिकली यूज करते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई को जा रहा हूँ. या आई एम प्लानिंग टू गो टू मुंबई टुमारो, या मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कल मुंबई जाऊँ. दिस बुक इज माइन, गिव इट टू मी. ये बुक मेरी है, मेरे को दो. तो समझ आया आपको? को वर्ड जो होता है इसमें प्रेपोजिशन दैट इज टू. देन आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है दैट इज इन. इन का मतलब होता है में, किसी चीज के अंदर होना, है ना? में. लाइक योर फ्रेंड इज इन द रूम, तुम्हारा दोस्त रूम में है. शी केम हेयर इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह में आई, जब सुबह का समय था. तो शी केम हेयर इन द मॉर्निंग, शी केम हेयर इन द इवनिंग, आफ्टरनून, कुछ भी कह सकते हैं. तो इनका मतलब होता है में, किसी चीज में होना, है ना? देन नेक्स्ट आपका आता है ऑन. ऑन का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑन. तो शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, वो चेयर पे बैठी है. आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ. जॉन विल कम ऑन मंडे, या कोई पर्टिकुलर डेट हो सकती है. जॉन विल कम ऑन 25th ऑफ मे. फाइन. तो वो इस दिन आएगा, इस दिन के ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर आएगा नहीं, मतलब ये पर्टिकुलर डे जब होगा तब वो आएगा. तो जॉन विल कम ऑन मंडे, जॉन विल कम ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, कोई भी डेट हो सकती है लाइक 25th ऑफ मे. फाइन. तो ये यूज होता है हमारा ऑन का. देन हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज एट. एट का मतलब भी होता है लाइक यहाँ पर हम बोलते हैं ना, मैं कोटा में रहता हूँ, तो और पर्टिकुलर जगह पर रहता हूँ, ठीक है? तो इसका क्या होगा? या फिर फ्लोरेंस एजुकेशन कोटा में है और वल्लभबाड़ी में स्थित है. तो दैट इज फ्लोरेंस एजुकेशन इज इन कोटा एट वल्लभबाड़ी. फ्लोरेंस एजुकेशन इज इन कोटा, कोटा में है और कौन सी जगह पर है? दैट इज एट वल्लभबाड़ी. शी इज एट द ऑफिस राइट नाउ, वो अपने ऑफिस पर है. मतलब कहाँ पर है, एग्जैक्ट प्रमाइसेस क्या है उसकी, है ना? तो कहाँ वो प्रमाइसेस हुई? उसका ऑफिस हुई. तो शी इज एट हर ऑफिस राइट नाउ. आई मेट हिम एट द स्टेशन, मैं कहाँ पर मिली उसे? स्टेशन पर मिली. तो I met him at the station. He goes to school at 5 o'clock, sorry 10 o'clock. इतना जल्दी तो कोई स्कूल जाएगा नहीं. He goes to school at 7 a.m. in the morning. Fine. तो ये कुछ sentences हुए हमारे जो कि at पर based है. अब next आता है हमारा into. into का मतलब होता है किसी चीज के अंदर गतिमान होते हुए जाना. Like द कार रैन इनटू द ट्रक. जो कार थी वो बैश हुई कहाँ जाकर? ट्रक में. तो इनटू दौड़ती भी गई, तो द कार रैन इनटू द स्टैंडिंग ट्रक, स्टैंडिंग ट्री, कुछ भी बोल सकते हैं. द कार रैन इनटू द स्टैंडिंग ट्री, जो पेड़ था उसे जाकर टकरा गई हमारी गाड़ी. दूसरा हमारा सेंटेंस हो सकता है द लायन जम्प्ड इनटू द वेल. जो लायन था वो गतिमान होते हुए वेल मतलब कुएं में कूद गया. और हमारा इंटू के लिए हो सकता है द स्नेक वेंट इनटू द होल.
जो सांप था वो अपने बिल में चला गया। तो गतिमान होते हुए अंदर की तरफ जाना वो कहलाता है हमारा इनटू। नेक्स्ट आपका आता है नियर। नियर का मतलब होता है किसी चीज के पास में होना, है ना, किसी के पास में खड़े होना हो सकता है, मतलब समीप होना किसी चीज के। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कम एंड स्टैंड नियर मी, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे पास में आके खड़े हो। शी इज स्टैंडिंग नियर टू मी, वो बिल्कुल मेरे पास में खड़ी है। नेक्स्ट आपका आता है अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, है ना। अब किसी चीज के नीचे तो किसी पर्टिकुलर ट्री के नीचे भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के अंडर कोई काम करता है ना, उसके सुपरवाइज करने के लिए कोई और होता है। तो शी वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अंडर काम करती है, मतलब मैं सीनियर हूँ और वो जूनियर ग्रेड में आती है। कम एंड सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री, आओ और पेड़ की छाँव के नीचे बैठो, है ना। कम एंड सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। देन हमारा हो सकता है यू आर स्वेटिंग, कम एंड सिट अंडर द फैन, बहुत ज़्यादा तुम स्वेट कर रहे हो, पसीने में हो, आओ और पंखे के नीचे बैठो, है ना। तो दीज आर द फ्यू सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन अंडर। नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है दैट इज अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे जमीन से टच होते हुए होना, है ना। लाइक अ लॉट ऑफ डस्ट इज कलेक्टेड अंडरनीथ द कारपेट, कारपेट बिछी होती है जमीन पे, टच होती है वो जमीन से, है ना। तो वो कारपेट के नीचे की तरफ बहुत सारी धूल जमा है, तो नीचे की तरफ का क्या हुआ, अंडरनीथ। लॉट ऑफ डस्ट इज कलेक्टेड अंडरनीथ द कारपेट। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द पियानो, पियानो के नीचे कॉइन जो था वो रोल होता हुआ चला गया, यानी जमीन पर लुढ़कता हुआ चला गया। तो दीज आर द वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन अंडरनीथ। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज ओवर। ओवर का मतलब होता है या तो कोई चीज कंप्लीटली कुछ कवर कर रहा हो कोई, या फिर लाइक मतलब कंप्लीटली किसी चीज को कवर करना हो सकता है इसके लिए ओवर, किसी की तरफ, है ना। आई एम कमिंग ओवर टू यू टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद यू, मतलब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ को जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम कमिंग ओवर देयर, मैं उस जगह आ रहा हूँ। तो उस चीज को कवर कर रहा है वो, कि जहां वो पहुंचना चाह रहा है। एंड दूसरा इसके लिए हमारा जो सेंटेंस हो सकता है दैट इज शी इज कवरिंग द स्कार्फ ओवर हर फेस, मतलब अपने चेहरे के पूरी तरीके से उसने अपने पूरी तरीके से अपने स्कार्फ को लपेट रखा है। तो शी हैज कवर्ड हर फेस, शी हैज कवर्ड अ स्कार्फ ओवर हर फेस। तो गेटिंग मी ओवर का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, ओवर का मतलब होता है या तो आप पूरी तरीके से कहीं पहुंच रहे हो, कहीं जा रहे हो, या किसी चीज को कंप्लीटली आप कुछ कवर करने का काम कर रहे हो, पूरी तरीके से उसके ऊपर हो जाना। लाइक आई कैन गिव यू दिस पास फॉर ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब पूरी रात के लिए, यानी एक रात के लिए, कंप्लीट नाइट के लिए मैं ये पास आपको दे सकती हूँ। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज दी सेंटेंसेस दैट वाज बेस्ड ऑन ओवर। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है अबाव। अबाव का मतलब होता है के ऊपर, जो टच नहीं होता है जमीन को, है ना, जो जमीन से टच ना हो वो, और ऊपर की तरफ, तो दैट इज अबाव। सो एवरीवन हैज ग्राउंड बिलो एंड द स्काई अबाव, मतलब हर इंसान के पास नीचे जो है ग्राउंड है, जमीन होती है, और ऊपर आसमान होता है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबाव द फील्ड्स, जो प्लेन है वो फील्ड्स के ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, आसमान में होना किसी चीज का, दैट इज अबाव। शी इज मच अबाव माई थॉट्स, मतलब वो मेरी कल्पना से बहुत बड़े है, बहुत ऊपर है। एंड एज मेंशन्ड अबाव काइंडली फॉलो द रूल्स, जैसे कि ऊपर दिया गया है, मतलब लिखित में जो ऊपर दे रखा है, आप उन रूल्स को फॉलो करें। सो गेटिंग मी, दीज वर द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अबाव। अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज इनसाइड। इनसाइड मतलब किसी चीज के अंदर होना, कि इसमें क्या है, व्हाट्स देयर इनसाइड द बॉक्स, है ना, मतलब बॉक्स के अंदर क्या है। शी इज स्टैंडिंग इनसाइड द कोर्टयार्ड,
कोर्टयार्ड के अंदर खड़ी है वो। द थीफ वॉज हाइडिंग इनसाइड द हट, जो चोर था वो अंदर हाइड था, कहाँ पे, झोपड़ी के अंदर छुपा हुआ था, तो दैट इज इनसाइड द हट। फाइन, सो दीज आर द सेंटेंसेस फॉर इनसाइड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है कि बाहर, जैसे इनसाइड था के अंदर, वैसे आउटसाइड हुआ के बाहर। तो द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल, बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं। यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस, आप हमारे घर के बाहर अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। गेटिंग मी? सो दिस वॉज आउटसाइड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है बिलो। बिलो का मतलब होता है किसी चीज के नीचे होना, लाइक एक अबाव हुआ, अबाव किसी चीज के ऊपर होना, बिलो मतलब किसी चीज के नीचे होना। लाइक मैनी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, नीचे रह रहे हैं। या फिर प्लीज साइन बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे की तरफ आप साइन करिए, इस लाइन के नीचे की तरफ, तो बिलो दिस लाइन, काइंडली साइन बिलो दिस लाइन। और इसके लिए हमारा सेंटेंस हो सकता है द सन हैज गॉन बिलो द होराइजन, क्षितिज के नीचे की तरफ जो है वो सन जो है पहुंच चुका है ना। द सन हैज गॉन यानी जा चुका है, द सन हैज गॉन बिलो द होराइजन मतलब वो डूबने वाला है। सो दीज आर योर सेंटेंसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन बिलो। बॉटम, बॉटम का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल निचली तरफ होना, बिल्कुल डाउन साइड में होना किसी के, बहुत, या तो बहुत कह सकते हैं कोर में होना, बहुत अंदर की तरफ होना, तो दैट इज कॉल्ड एज बॉटम। एंड इसके लिए हमारा सेंटेंस हो सकता है एट द बॉटम ऑफ द वेल देयर इज नथिंग, मतलब बिल्कुल बॉटम, वेल के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल नीचे की तरफ, जमीन के अंदर कुछ भी नहीं है। इसका दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सेंस में देख सकते हैं, फिजिकली ना हो करके। दैट शुड बी यू लिव एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तुम मेरे हार्ट के बिल्कुल अंदर रहते हो, है ना, मतलब मेरे दिल में रहते हो। यू लिव एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब तो बिल्कुल गहराइयों में, दिल की गहराइयों में तुम रहते हो, तो दैट इज एट द बॉटम। देन आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज बिनेथ। बिनेथ का मतलब भी हम सिनोनिम ले सकते हैं अंडर में, है ना, अंडर मतलब किसी चीज के नीचे होना, लेकिन यहाँ पे टच होते हुए होना, जमीन से टच होते हुए, तो वो चीज हम कह सकते हैं दैट इज दे फाउंड अ बॉडी buried beneath the piles of the leaves, मतलब जो पत्तियों के ढेर के नीचे की तरफ हमें एक बॉडी मिली, दे फाउंड द बॉडी, उन्हें एक बॉडी मिली, मतलब कोई शव मिला। या फिर हम beneath के लिए और एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द शिप सैंक beneath द वेव्स, जो शिप था वो लहरों के नीचे डूब गया, द शिप सैंक beneath the waves. So this was beneath. हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है behind. behind मतलब होता है किसी चीज के पीछे होना, जो ये preposition है हमारा, preposition वर्ड जो आता है हमारा beneath, सॉरी behind. behind का मतलब होता है किसी चीज के पीछे होना, तो she is standing behind the tree, वो ट्री के पीछे खड़ी है ना। योर हाउस इज बिहाइंड माई हाउस, तुम्हारा घर मेरे घर के पीछे है ना। प्लीज डोंट गो बिहाइंड हिम, मतलब उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मतलब अपन किसी को फॉलो करते हैं, या उसके कोई जा रहा होता है उसको उसके पीछे चले जाते हैं, तो दैट इज डोंट गो बिहाइंड हिम। डोंट गो बिहाइंड हिम का मतलब हुआ उसके पीछे मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा खड़ा है तो आप पीछे की रो में चले जाओ, इट्स नॉट दैट, है ना, उसके पीछे जाना, पर्टिकुलर बंदे के पीछे जाना, तो दैट इज बिहाइंड। एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ का मतलब हुआ दैट इज किसी चीज के पीछे की तरफ होना, तो लाइक द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एट द बैक ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, है ना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो सकता है दैट इज देयर इज अ स्मॉल हट एट द बैक ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है, तो एट द बैक ऑफ किसी चीज के पीछे होना। फाइन, तो आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है दैट इज इन फ्रंट। इन फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज के सामने होना, है ना,
किसी चीज़ के सामने होना. दैट इज द जिम इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मेरे घर के सामने जिम है. बी केयरफुल, सम व्हीकल्स मे कम इन फ्रंट, है ना. ध्यान रखिए, कोई भी व्हीकल, कुछ व्हीकल्स जो हैं आपके बिल्कुल सामने से आ सकते हैं. तो दैट इज इन फ्रंट, किसी चीज़ के सामने होना. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है ऑन द साइड ऑफ, मतलब मेरी साइड में, मतलब मेरे बगल में, है ना. ऑन द साइड ऑफ. देयर इज अ 5-स्टार होटल ऑन द साइड ऑफ माई हाउस. मेरे घर के साइड में एक 5-स्टार होटल है. देन वी हैव ऑन द लेफ्ट ऑफ. लेफ्ट ऑफ मतलब के बाजू में होना, के लेफ्ट साइड में होना, है ना, बाईं तरफ होना. ऑन द लेफ्ट ऑफ माई हाउस, या कह सकते हैं देयर इज अ टेम्पल ऑन द लेफ्ट ऑफ माई हाउस. मेरे घर के जस्ट बाएं हाथ पर एक टेम्पल पड़ता है. ऑन द राइट ऑफ. ऑन द राइट ऑफ द एयरपोर्ट देयर आर नो हाउसेज, नो कॉलोनीज. तो समझ में आपको, ऑन द साइड ऑफ मतलब के बगल में होता है. ऑन द लेफ्ट ऑफ का मतलब के बाएं हाथ, बाएं साइड में होना. ऑन द राइट ऑफ का मतलब है सीधे हाथ की तरफ होना हमारे. तो दीज आर दी prepositions which are based on the sides. आपका नेक्स्ट preposition आता है between. between का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में होना. ये दो चीज़ें हैं, इसके बीच में, that is called as between, है ना. between. तो nobody can come between you and me. तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता. Who are those girls who are sitting between Radha and Shyam? राधा और श्याम के बीच में वो कौन सी लड़की है जो बैठी है. बिटवीन का मतलब हुआ के बीच में होना. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है अमंग. अमंग का मतलब होता है सबके समक्ष होना, के समक्ष, नॉर्मली सब लोगों के अंदर होना. दैट इज कॉल्ड एज अमंग. बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में होना. दो व्यक्तियों के बीच में जो चीज़ होती है, या दो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में भी कुछ होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज बिटवीन बिकॉज इट इज टू. अमंग का मतलब होता है दैट इज मोर देन टू, बहुत सारे, समक्ष, है ना. काइंडली डिस्ट्रीब्यूट दीज वार्म क्लोथ्स अमंग द पुअर, मतलब गरीब लोगों के समक्ष ये गर्म कपड़े बांट दो. दैट इज कॉल्ड एज अमंग. प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में ये एप्पल्स बांट दो. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिफोर. बिफोर का मतलब होता है के पहले, है ना. तो माई ऑफिस कम्स बिफोर द ओल्ड टेम्पल. मेरा ऑफिस जो है वो पुराने मंदिर से पहले आता है. और हमारा सेंटेंस हो सकता है बिफोर के लिए यू रीच बिफोर टाइम, तुम समय से पहले आ गए, है ना, समय के पहले, दैट इज बिफोर टाइम. और आपका सेंटेंस हो सकता है सिया's हाउस कम बिफोर माई हाउस. सिया का जो घर है वो मेरे घर से पहले आता है. फाइन. सो दीज सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन द प्रेपोजिशन बिफोर. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है आफ्टर. आफ्टर का मतलब होता है के पीछे, बाद में होना, के पीछे होना या बाद में होना. लाइक ही इज अ लिस्पर, डोंट रिपीट आफ्टर हिम. कि वो तोतला है तो उसके पीछे पीछे मत बोलिए आप वापस, है ना. दैट डजंट लुक नाइस. तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ तो डोंट रिपीट आफ्टर हिम. डोंट रन आफ्टर द बस, यू मे फॉल. बस के पीछे मत भागो, आप गिर सकते हो. तो दिस वॉज अबाउट आफ्टर. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है इन द सेंटर ऑफ. किसी भी चीज के बीच में होना. इन द सेंटर ऑफ. In the center of the field stands a scarecrow. वो scarecrow होता है ना, जो इस तरीके से बना हुआ होता है, लाइक वो पंछियों को उड़ाने के लिए हम लोग बनाते हैं सिर्फ. तो दैट इज कॉल्ड एज अ scarecrow. तो scarecrow मतलब फील्ड्स के बीच में. इन द सेंटर ऑफ द फील्ड स्टैंड्स अ scarecrow. एक scarecrow खड़ा हुआ है एक हमारी फील्ड के बीच में. देन आपका आता है ऑन द टॉप ऑफ. मतलब किसी की ऊंचाई पर होना, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर होना, जेनिथ पर होना. देयर इज अ लवली गार्डन ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स इन उदयपुर. मतलब उदयपुर में बहुत हिल्स के ऊपर की तरफ एक बहुत सुंदर सा गार्डन है. सो दिस वाज ऑन द टॉप ऑफ. नेक्स्ट आपका प्रेपोजिशन आता है अहेड ऑफ. अहेड ऑफ का मतलब हुआ आगे की तरफ होना.
है ना. अहेड ऑफ माई हाउस इज राहुल्स अपार्टमेंट. मेरे घर के आगे की तरफ राहुल का अपार्टमेंट है. डोंट वॉक अहेड अ डॉग. डॉग के आगे की तरफ मत चलो. इट मे बाइट. वो आपको काट सकता है. तो दैट इज अहेड ऑफ. अहेड का मतलब वो आगे की तरफ होना. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल आपके साथ, बगल में बैठा होना. सट के कोई बैठा होता है ना, तो डोंट सिट बिसाइड हर, शी इज अ पिक पॉकेट. उसके बिल्कुल साथ में सट के मत बैठो, वो जेब कतरा है ना. हर तो जेब कतरी है, तो डोंट सिट बिसाइड हर, शी इज अ पिक पॉकेट. या फिर हो सकता है डोंट स्टैंड नियर हिम, ही इज अ बुली. उसके पास में, यहाँ तो नियर बोल दिया मैंने आपको. डोंट स्टैंड नियर हिम मतलब उसके पास में मत खड़े हो. अब उसे सट के मत खड़े हो के लिए क्या होगा, डोंट स्टैंड बिसाइड हिम, ही इज अ बुली. बुली मतलब चीट, धोखेबाज है वो व्यक्ति, आपको चीट कर सकता है. तो उसके बिल्कुल सट के आप खड़े मत होइए. फाइन. सो नेक्स्ट आपका जो प्रेपोजिशन आता है दैट इज ऑन द एज ऑफ. ऑन द एज ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल किसी के पॉइंट जो होता है ना, कोई अगर टेबल है तो टेबल का एज मतलब टेबल का बिल्कुल पॉइंट वाला कोना हो गया. तो डोंट पुट अ ग्लास ऑन द एज ऑफ द टेबल. टेबल की एज पर आप ग्लास ना रखें. ही लिव्स एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब हुआ बिल्कुल फॉरेस्ट के एक पॉइंट पे जाके रहता है. फॉरेस्ट की एजेस पे, या इसको बोल सकते हैं हम फॉरेस्ट की बाउंड्रीज पर जाके वो रहता है ना. फॉरेस्ट की बाउंड्रीज के नियर हो सकता है. तो ही लिव्स एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. किसी को समझाने के लिए अगर हम बोलना चाहते हैं कि वो अपने फॉरेस्ट के बिल्कुल एजेस पर रहता है, जहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, वहीं रहता है. ठीक है. तो दिस वॉज ऑन द एज ऑफ, या एट द एज ऑफ. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है इन द मिडल ऑफ. इन द मिडल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बीच में होना. देयर इज अ लिटिल ऑर्चर्ड इन द मिडल ऑफ द गार्डन. गार्डन के बीच में एक फलों का बागीचा है. ऑर्चर्ड क्या होता है, ऑर्चर्ड इज फलों का बागीचा. देयर इज अ लिटिल ऑर्चर्ड इन द मिडल ऑफ द गार्डन. देन आपका नेक्स्ट आता है अराउंड. अराउंड मतलब होता है चारों दिशाओं में होना, है ना. अराउंड लाइक हम बोलते हैं अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे जहान के उसमें घूमना, गोल. अराउंड पूरे जहान में, पूरे वर्ल्ड में होना. तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं शी रोम अराउंड द वर्ल्ड इन हर 20s. अपने 20s में वो पूरे जहान में घूम ली. या फिर हमारा हो सकता है देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड द लेक. टिल. टिल का मतलब होता है अप टू द टाइम व्हेन. अप टू द टाइम व्हेन मतलब तब तक के लिए. दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड टिल 5 o'clock बाई टुडे. ये काम जो है वो 5 बजे तक हो जाना चाहिए. अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं. जब तक मैं नहीं आता तुम यहीं रुकोगे. तो यू विल स्टे हियर अंटिल आई कम. जब तक कि मैं नहीं आ जाता तुम्हें यहीं रुकना है. प्लीज डोंट टेक एक्शंस अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. जब तक कि और दूसरे ऑर्डर्स नहीं आ जाते, प्लीज आप कोई भी जो है एक्शन मत लीजिएगा. सो दिस वॉज टिल एंड अंटिल. होप यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन टू. बाय. बाय का मतलब होता है इस वक्त तक हो जाना चाहिए, या किसी एजेंसी के थ्रू होता है. मतलब मेरे द्वारा हुआ कोई काम और इस समय तक हो जाना चाहिए. लाइक यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय 6 o'clock दिस इवनिंग. तो 6 बजे तक तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा. या फिर इसके लिए बाय थ्रू एन एजेंसी. दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी. ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है. आई गो टू जयपुर बाय बस. शी वेंट टू US बाय एयर, है ना. बाय एयर मतलब फ्लाइट से गई. मैं बस के द्वारा गई. तो बाय एन एजेंसी का हुआ दैट इज थ्रू एन एजेंसी का हुआ दैट इज बाय. किसी फिजिकल आप चीज़ को हायर करके जा रहे हो. एंड बाय एक हुआ इस समय तक हो जाना चाहिए. सो दिस वॉज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. तो दैट वॉज द प्रेपोजिशन बाय.
अब आपका नेक्स्ट preposition आता है, that is from. From is, it shows the starting of a period of time. शुरुआत से, मतलब जैसे वो व्यक्ति हमारे साथ 22 अक्टूबर से काम कर रहा है, तो ही इज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 22 ऑफ अक्टूबर, है ना. 22 ऑफ अक्टूबर से वो व्यक्ति काम कर रहा है. एंड इसके लिए एक और सेंटेंस हो सकता है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू फ्रॉम माई साइड. मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है. सो दिस वॉज फॉर फ्रॉम. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है सिंस. सिंस जैसा कि हम हमारे टेंसेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज शोज द पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ही हैज़ बीन वर्किंग विद अस सिंस मई 2018. वो 2018 से, मई 2018 से हमारे साथ काम कर रहा है. तो पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है वो. एंड शी इज़ वेटिंग फॉर अस सिंस 2 o'clock. वो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर अस सिंस 2 o'clock. 2 बजे से वो हमारा इंतज़ार कर रही है. एंड फॉर हमने देखा था पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है. पीरियड ऑफ टाइम का लाइक शी हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 years. वो 2 सालों से गाना गा रही है. फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है, और किसी के लिए होना के लिए, मतलब दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू फ्रॉम माई साइड. तो तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से. दिस इज़ फॉर माई लविंग सन. ये मेरे प्रिय पुत्र के लिए. एक और यूज़ हो सकता है फॉर का, दैट इज़ क्योंकि, है ना. आई कैन नॉट हेल्प यू फॉर आई हैव नो मनी. क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. सो दीज वर फ्यू prepositions along with their sentences. Hope you have understood. Keep on practicing, keep on revising to master your skills. Right? अब preposition पर ही based हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है कि हाउ टू यूज द prepositions. हम prepositions को कैसे यूज करेंगे. तो इसके लिए हमारा जो पहला वो व्हाट यू कॉल दैट, पहला सेंटेंस जो आता है, दैट इज प्लीज डोंट पुट योर बाइसिकल डैश दिस वॉल. अब इसमें है बाय आएगा या अगेंस्ट आएगा. अब कोई भी चीज़ जब हम दीवार से सटा के खड़ी करते हैं ना, तो उसमें हमेशा अगेंस्ट का यूज होता है. ठीक है. व्हेन यू आर टचिंग टू द वॉल, जब वॉल को टच करके हम उस चीज़ को सटा के, मतलब सटा के रखते हैं, तो दैट इज अगेंस्ट. So please don't put your bicycle against this wall. Next आपका आता है she is living in Kota dash birth, है ना. वो जन्म से रह रही है कोटा में, जो हम उसमें भी देख चुके हैं हमारे टेंसेस में. तो she नॉर्मली इसमें हम is यूज करा हुआ है, लेकिन अगर appropriate sentence होगा तो that would be she has been living in Kota since birth. सिंस बर्थ भी ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में जन्म हुआ है ना. और हम इसमें अगर हम बाय बर्थ यूज करना चाहें तो वो भी करेक्ट होगा. लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे ना, तो अभी नॉर्मल हमने बोला शी इज लिविंग इन कोटा बाय बर्थ, तो शी इज लिविंग इन कोटा है, तो उसके साथ हम बाय यूज कर सकते हैं. अगर हम बोलते शी हैज बीन लिविंग इन कोटा सिंस बर्थ, तो दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल. तो द कैट इज हाइडिंग ओवर और अंडर द टेबल. छुपी हुई है, तो छुपी है तो नीचे की तरफ जाएगी, है ना. जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, इन, ऑन, अंडर. तो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. नेक्स्ट है आपका एवरीबडी वुड लाइक वॉकिंग डैश द बीच. अक्रॉस आएगा या अलोंग आएगा, है ना. तो दैट इज एवरीबडी वुड लाइक वॉकिंग अक्रॉस द बीच, है ना. अक्रॉस द बीच होगा, अलोंग द बीच नहीं हो सकता है. हम बीच के साथ साथ नहीं चलेंगे, क्रॉस चलेंगे, है ना. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स है, बिटवीन आएगा या अमंग आएगा. बिटवीन हमने जैसे पढ़ा था कि दो लोगों के बीच में होता है, और अमंग होता है दो से ज्यादा के समक्ष. So distribute the sweets dash the children. Between होगा या among होगा. among का मतलब हमने जो देखा that is के समक्ष, दो से ज्यादा लोगों के समक्ष, तो that would be called as among. तो distribute the sweets among the children. Distribute the sweets among the children. आपका नेक्स्ट आता है the dog is running dash cat. The dog is running after cat और over cat. कैट के पीछे भाग रहा है. पीछे मतलब उसको चेज कर रहा है. तो
द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। आपका नेक्स्ट आता है द गोट जम्प्ड डैश द वेल, इन द वेल होगा या इनटू द वेल होगा? इन तो किसी चीज में होना है ना, किसी चीज के अंदर होना, और इनटू का हमने देखा था किसी चीज के गतिमान होते हुए अंदर की तरफ जाना। तो द गोट जम्प्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट आता है शी इज गोइंग डैश द क्लासरूम, शी इज गोइंग डैश द क्लासरूम में वह क्लासरूम के अंदर जा रही है, इन, इनसाइड, इनटू, तो क्या होगा इसमें? तो अंदर की तरफ जा रही है, तो दैट वुड बी इनटू। तो द शी इज गोइंग इनटू द क्लासरूम। नेक्स्ट आपका आता है आई मेट दिस गर्ल डैश द एयरपोर्ट, आई मेट दिस गर्ल इनसाइड, ऑन और एट, वहां पर में मिला था, पर्टिकुलर प्लेस पर मिला था, तो यहाँ क्या आएगा? एट। तो आई मेट दिस गर्ल एट द एयरपोर्ट। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है माई गेस्ट आर अराइविंग डैश संडे मॉर्निंग, एट, अपॉन, ऑन, कब आ रहे हैं? संडे को आ रहे हैं, है ना। तो माई गेस्ट आर अराइविंग ऑन संडे मॉर्निंग, एट नहीं होगा, अपॉन भी नहीं होगा, ऑन होगा, है ना। तो माई गेस्ट्स आर अराइविंग ऑन संडे मॉर्निंग। कैन यू स्विम डैश द रिवर, कैन यू स्विम इनसाइड, अलोंग या अक्रॉस? अक्रॉस, है ना। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, एक छोर से दूसरी छोर जाना, स्विम करके, तो दैट इज अक्रॉस द रिवर। देन वी हैव there was nothing the carpet, there was nothing underneath the carpet, किसी अंडर कारपेट मतलब जो जमीन के ऊपर बिछी हुई है, ऐसी कोई चीज जो जमीन को टच करते हुए होती है। तो कारपेट जमीन पे बिछा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अंडरनीथ, अंडरनीथ द कारपेट। देन यू कैन वेट हियर डैश ही कम्स, तुम वेट कर सकते हो जब तक कि वह आ जाए या जब तक कि वो नहीं आता। तो इसमें टिल और अंटिल में क्या आएगा? यू कैन वेट हियर अंटिल ही कम्स, ठीक है, जब तक वो नहीं आ जाता तुम उसका वेट कर सकते हो। देन वी हैव शी वॉज स्टेइंग अवेक डैश 4 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning तक वो उठी हुई थी, है ना। तो उसके लिए क्या किसी चीज तक होता है, तो दैट वुड बी टिल। तो शी वॉज अवेक टिल 4 o'clock in the morning। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है प्रियंका इज सिटिंग डैश राज एंड राजू, राज और राजू के बीच में बैठी है, तो दैट इज प्रियंका इज सिटिंग बिटवीन राज एंड राजू। नेक्स्ट आता है बी केयरफुल सम व्हीकल मे हिट यू फ्रॉम डैश, फ्रॉम अहेड, इन फ्रंट, बिहाइंड, क्या आ सकता है? मैं कर चुके हैं। बी केयरफुल सम व्हीकल मे हिट यू फ्रॉम अहेड, आगे से, है ना। फ्रॉम इन फ्रंट तो नहीं होगा, है ना, फ्रॉम अहेड होगा, आपके आगे की तरफ से जो आता है। सो दीज आर द फ्यू सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। सो आपका फर्स्ट सेंटेंस आता है ही इज कमिंग डैश प्लेन, वह प्लेन से आ रहा है, तो प्लेन के द्वारा बाय एन एजेंसी, तो ही इज कमिंग बाय प्लेन, बाय प्लेन, प्लेन के द्वारा। ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे लास्ट, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे लास्ट। हमने सिंस और फॉर का यूज देखा था, फॉर इज अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि कौन सा डे है, मंडे है, तो पर्टिकुलर डे आ रहा है, इसीलिए हम इसमें सिंस यूज करेंगे। आई स्टूड डैश हरी एंड सीता, तो आई स्टूड बिटवीन हरी एंड सीता, हरी और सीता के बीच में मैं खड़ा हुआ। स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है स्टूड, है ना, तो खड़ा हुआ, दैट इज आई स्टूड बिटवीन हरी एंड सीता। वी शेल स्टार्ट डैश 15th April, वी शेल स्टार्ट ऑन 15th April, मतलब हम 15 अप्रैल को शुरू करेंगे, मतलब जब यह तारीख होगी उस पर, तो ऑन 15th April। आई हैव बीन वेटिंग हेयर डैश 2 hours, 2 hours पीरियड ऑफ टाइम बताता है, तो मैं यहाँ 2 घंटों से वेट कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग हेयर
for 2 hours. His brother lives dash Delhi. उसका भाई दिल्ली में रहता है, तो his brother lives in Delhi. He spoke dash our holidays. उसने हमारे holidays के बारे में बात की, तो speak का सेकेंड फॉर्म है spoke, तो यहाँ पे की बात करी, तो he spoke about our holidays. We started dash the morning of 24th. तो we started on the morning of 24th. 24 की सुबह को हमने शुरू किया. He traveled dash a bicycle. He traveled by a bicycle. He traveled on a bicycle is also correct, है ना. He traveled on a bicycle, वो साइकिल पर आया, और he traveled by a bicycle, वो साइकिल के द्वारा आया. ऑन हम यूज़ करते हैं किसी ओपन व्हीकल के लिए, जैसे ऑन बाइसिकल, ऑन बाइक, ऑन हॉर्स. फाइन. योर नेक्स्ट सेंटेंस इज He stayed dash home yesterday. He stayed at home yesterday. Home के साथ बेसिकली हमारे दो prepositions यूज होते हैं नॉर्मली. एक तो होता है at home, एंड बैक होम बोलते हैं. आई एम गोइंग बैक होम, आई एम गोइंग टू होम कभी नहीं बोलते हैं, है ना. एट होम बोल सकते हैं. तो ही स्टेड एट होम यस्टरडे. वी वर्क फ्रॉम 6-8. तो वी वर्क फ्रॉम 6 till 8. से 6 से 8 बजे तक हम काम करते हैं. वी वर्क फ्रॉम 6 to 8 इज ऑल्सो करेक्ट. हु आर यू स्पीकिंग डैश. Who are you speaking to? तुम किससे बात कर रहे हो, या नॉर्मली whom आना चाहिए फिर. Whom are you speaking to? Whom are you talking about? This is the house he lived in. मतलब ये वो घर है जहां वह रहता था, तो lived in. This is the house he lived in. The train comes dash 7 o'clock. ट्रेन यहाँ 7 बजे आती है, तो द ट्रेन कम्स एट 7 o'clock. द प्राइसेस ऑफ थिंग्स गो अप डैश द वॉर. जो चीज़ों के जो दाम थे वो वॉर के बाद ऊपर चले गए, तो द प्राइसेस ऑफ थिंग्स गो अप आफ्टर द वॉर. आफ्टर द वॉर भी करेक्ट है, ड्यूरिंग द वॉर इज ऑल्सो करेक्ट. तो प्राइसेस ऑफ थिंग्स गो अप ड्यूरिंग द वॉर. He was ill dash Monday to Friday. तो he was ill from Monday to Friday. Monday से Friday तक वह बीमार था. Rice sells dash rupees 180 a quintal. तो rice sells at rupees 120. मतलब उसका क्विंटल का भाव 180 रुपए है, जिसमें हम उसे बेचते हैं. Let us work dash and peace and prosperity. तो let us work with peace and prosperity. Peace यानी शांति, prosperity मतलब सफलतापूर्वक, accomplished, है ना. Peace और prosperity के साथ हम काम करें. तो let us work with peace and prosperity. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, he died dash loss of blood. तो he died of loss of blood. He died of loss of blood. The bank is close dash my house. बैंक मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है, तो the bank is close to my house. और इसमें जो सेंटेंस था हमारा प्रीवियर, he died dash loss of blood, मतलब वह खून की कमी की वजह से मर गया, तो he died of loss of blood. नेक्स्ट हम देख चुके हैं, दैट इज द बैंक इज क्लोज टू माई हाउस. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है दैट इज हेयर इज अ गर्ल डैश ब्लू आईज. हेयर इज अ गर्ल विद ब्लू आईज. यहाँ पे हम विद ब्लू आईज यूज करेंगे बिकॉज एक लड़की की आंखें नीली हैं. इन हम नॉर्मली क्लोथिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक हेयर इज अ गर्ल इन ब्लू ड्रेस, है ना. आईज के बदले अगर ड्रेस होता, उसकी कोई क्लोथिंग या बिलोंगिंग होती, तो हम उसमें इन यूज करते. हमारा इसमें जो होगा दैट वुड बी हियर इज अ गर्ल विथ ब्लू आईज. आई विल कम डैश फ्राइडे. मैं फ्राइडे को आऊँगा, तो आई विल कम ऑन फ्राइडे. शी वॉज बोर्न डैश August 15, 1970. शी वॉज बोर्न ऑन August 15, 1970. वह
15 अगस्त 1970 में पैदा हुई। I do not agree dash what you say. I do not agree with what you say. जो तुम कह रहे हो मैं उससे अग्री नहीं करता। I am willing to agree to your suggestion. तुम्हारे सजेशन को मैं अग्री करने की सोच रहा हूँ, है ना। I am willing to, willing मतलब ऐसी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि मैं अग्री करूँ तुम्हारे सजेशन को, तो I am willing to agree to your suggestion. You should apply dash the post. You should apply for the post. तुम्हें पोस्ट के लिए यानी उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। The train will depart dash the other platform. तो the train will depart from the other platform. जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से डिपार्ट होगी मतलब जाएगी। We hope dash an easy examination. We hope for an easy examination. मतलब हम एक easy यानी आसान, examination मतलब परीक्षा, तो हम एक आसान परीक्षा की आशा करते हैं। तो we hope for an easy examination. I rely dash his help. I rely on his help. मैं उसकी मदद पर आश्रित हूँ। I must reply dash to his letter. तो I must reply to his letter. मुझे उसके लेटर को या लेटर का जवाब देना चाहिए। Do you object dash my opening this window? Do you object to opening this window? Do you object to my opening this window? मतलब क्या तुम्हें ऑब्जेक्शन होगा अगर मैं ये विंडो खोलूँ तो। I wish to remind you dash the promise you made. I wish to remind you of the promise you made. मैं तुम्हें जो तुमने मुझे प्रॉमिस दिया था या वचन दिया था उसके बारे में याद दिलाना चाहूँगा। तो I wish to remind you of the promise you made. Could I please speak dash the manager? तो could I please speak to the manager? क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। I hope you will succeed dash your task. I hope you will succeed in your task. मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने टास्क में अकम्प्लिश होगे मतलब सफल होगे। I will think dash the matter. I will think over the matter. मैं इस मैटर के विषय में सोचूंगा। तो I will think over the matter. I will think about the matter is also correct, है ना। about भी लिख सकते हैं। Every week I dash to my friend. Every week I write to my friend. हर हफ्ते मैं अपने दोस्त को लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ यहाँ पे? पत्र। Where has the bus come dash? तो where has the bus come from? ये बस कहाँ से आई है? I was annoyed dash his brother. I was annoyed with his brother. मैं उसके भाई से नाराज था। He entrusted me dash the letter. He entrusted me with the letter. उसने मुझे उस लेटर के साथ entrust किया मतलब विश्वास दिलाया। He dispensed dash my services. He dispensed with my services. मतलब उसने मेरी सेवाओं को समाप्त कर दिया या उसने मुझे काम से निकाल दिया। तो he dispensed dash my services. He dispensed with my services. I cannot be confident dash success. I cannot be confident of success. मतलब मैं सक्सेस से जो है उसका मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ सक्सेस का, मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं सक्सेस होऊंगा। तो आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। देयर इज़ नो कॉज डैश एंजाइटी। देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी। एंजाइटी के लिए कोई भी ऐसा कॉज नहीं है, मतलब क्यों आपको बेचैनी हुई इसका कोई कारण नहीं है। ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज सर्वेंट्स। He has no control over his servants. उसका उसके servants पे control नहीं है। There is an exception dash every rule. There is an exception to every rule. हर rule का एक exception होता है। There is no alternative dash this question. There is no alternative to this question. इस question का और कोई विकल्प नहीं है। She is related to him. she is related dash him. She is related to him. वह उससे related है।
द टीचर इज प्लीज्ड डैश हिम, द टीचर इज प्लीज्ड विद हिम, जो टीचर है वो उससे खुश है, प्लीज्ड मतलब खुश. What is the time dash your watch? What is the time by your watch? ये हम हमारे टाइम सेशन में भी देख चुके हैं. He is busy dash his work. He is busy with his work. I am busy dash writing this letter. I am busy in writing this letter. वो अपने कार्य के साथ busy है, व्यस्त है, and मैं busy हूँ लेटर लिखने में, तो in writing. I was ill dash fever. I was ill with fever. मैं बुखार में था, है ना. ill मतलब बीमार था, किससे, क्या बीमारी थी, बुखार था मुझे, तो I was ill with fever. So this was your exercise which was based on prepositions. We shall be continuing with some other topic in the next session. Till then, keep on practicing to master yourselves, and don't forget to like and subscribe my channel, and do buy this book so that you can follow your path of success. See you in the next session. Till then, bye.